friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about chapter number 3rd of class 11th physics, motion in a straight line. ये चैप्टर जो है काइनेमेटिक्स के अंदर आता है. काइनेमेटिक्स साइंस की फिज़िक्स की ही एक ब्रांच होती है. उसके अंदर ये चैप्टर की स्टडी की जाती है. ठीक, जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में स्टडी होती है. ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं मैकेनिक्स. हमने एक लेक्चर वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच, फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में हमने डिस्कस किया है फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच के बारे में. तो देख लीजिए, सबसे पहली ब्रांच है मैकेनिक्स. ये साइंस की या ये फिज़िक्स की वो ब्रांच होती है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को मैकेनिक्स बोला जाता है. ठीक है, अब मैकेनिक्स 3 अदर ब्रांचेज में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. मैकेनिक्स 3 अलग अलग ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट है. पहली ब्रांच आती है उसकी स्टैटिस्टिक्स. दूसरी ब्रांच आती है काइनेमेटिक्स. दूसरी ब्रांच है काइनेमेटिक्स एंड तीसरी ब्रांच है इसकी डायनेमिक्स. ठीक है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स 3 ब्रांच. अब देखना स्टैटिक्स में क्या होता है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ. तो स्टैटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो रुके हुए होते हैं. रेस्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं स्टैटिक्स में. काइनेमेटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो मोशन होते हैं. मूवेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं. किसकी हेल्प? विदाउट द हेल्प ऑफ फोर्स. किसी बिना फोर्स की हेल्प की वजह से जो ऑब्जेक्ट मोशन में आते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है काइनेमेटिक्स में. बट डायनेमिक्स में क्या होता है? डायनेमिक्स फिजिक्स की मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसमें भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में ही स्टडी की जाती है. बट इसमें क्या लगता है, डायनेमिक्स में जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का वो फोर्स की हेल्प से होता है. बट काइनेमेटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं जो विदाउट द हेल्प ऑफ फोर्स होता है. ठीक है, तो ये था मैकेनिक्स. अब इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं. सबसे पहले इस चैप्टर में एक टॉपिक है हमारा रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट और मोशन होता क्या है, क्या होता है? रेस्ट मतलब रुका हुआ. ऑब्जेक्ट को रेस्ट में है. हम कब कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में. जैसे ये एक कॉपी है, ये नोटबुक जो है अभी रेस्ट में है. ठीक है, क्योंकि ये नोटबुक ने न ही अपनी पोजीशन को चेंज किया है, ये सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इस नोटबुक ने क्या नहीं किया है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है. ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या होते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, उनको हम बोलते हैं रेस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग. ठीक, टाइम या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी किसको चेंज कर रहा होता है, पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में. ठीक है, जैसे ये जो दोनों जो क्वांटिटीज़ है, रेस्ट और मोशन, ये दोनों हमारे रिलेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं. ये दोनों हमारे रिलेटिव टर्म्स होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं. दोनों रिलेटिव टर्म्स है. कैसे हैं ये दोनों रिलेटिव टर्म्स, देखना. देखिए, जैसे एक पर्सन एक मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है. ठीक है, एक पर्सन मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में, अगर उस पर्सन को बाहर से कोई दूसरा पर्सन देख रहा है तो उस बाहर से देखने वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो जो पर्सन होगा वो मोशन में होगा. किस में होगा? मोशन में होगा. ठीक है, बट जो उसके साथ में, उस पैसेंजर के साथ में और अदर पैसेंजर्स बैठे हैं, उन पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में वो जो पर्सन होगा वो कैसा होगा? रेस्ट में होगा. तो ये जो रेस्ट और मोशन है, ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे से रिलेट करती हैं. इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रेस्ट और मोशन को एक रिलेटिव टर्म्स बोलते हैं. ठीक है,
ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है। ठीक, अब देखिए इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या तो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होता या तो एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में टोटली रेस्ट में नहीं रह सकता है और कंप्लीटली मोशन में भी वो नहीं रह सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस attached to an observer, attached to an observer having clock with them, with respect to which we define the motion of any ऑब्जेक्ट। लगने में बहुत लंबा है डेफिनेशन, बट सिंपल सी बात यही है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इट, जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मूवेबल है, किस तरीके का इसका मोशन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट होते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, मोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं? 2 टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। टाइप्स 2 तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। पहला है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बताइए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है अप्लाई होता है। उस तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा 0 होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, वैलिड होता है, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज 0। एक्सेलरेशन कितना होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का? 0 होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका, एक ऐसा फ्रेम ऑफ, जैसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल हो जाएगा जैसे एक मूविंग कार है, एक बस है जो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, तो उधर पर लगता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब कार और बस मूव कर रहे होते हैं विथ अ कांस्टेंट स्पीड और उनका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, एक ही जैसा उनका मोशन होगा। दूसरा आता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये इस तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता है। नॉट वैलिड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होता है उसे बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा इट डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इसका एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है,
इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कोई भी बॉडी है, वो क्या कर रही है, एक रोटेटरी मोशन कर रही है, मोशन में है, ठीक है। जब एक बॉडी रोटेटरी मोशन करती है, मीन्स ऐसे ये रोटेटरी मोशन करती है, तो वहां पर लगता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि जैसे बॉडी है, बॉडी ने चलना शुरू किया और वो हर पॉइंट में क्या होता है, उसका स्लोप अलग अलग होता है, और हर पॉइंट में क्या होगा, स्लोप अलग है, तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हर पॉइंट में एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है अलग अलग आती है, इसलिए क्या इसमें क्या नहीं हो रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी वैलिड नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में या एक कांस्टेंट स्पीड में भी मूव नहीं हो रहा है रोटेटरी मोशन करते समय। तो इसीलिए रोटेटरी मोशन किसका एग्जाम्पल होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल होता है, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी वैलिड नहीं होता है, एक्सेलरेशन भी जीरो के इक्वल नहीं होता, हर पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन की अलग अलग वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये थे हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज आना, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज आना इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर एक पार्टिकल पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है और उसी डायरेक्शन में उसकी पोजीशन में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम निकालते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिफरेंस होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालो बोला है, ए और बी का डिस्प्लेसमेंट निकालो बोलता है। तो जो भी इन दोनों के बीच की मतलब इनिशियल पोजीशन होती है और जो फाइनल पोजीशन होती है, उन दोनों का ही तो डिफरेंस निकालते हैं ना डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ही तो निकलता है, ठीक। तो वही बोल रहा है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज आना जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब वो एक किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो देखिए, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस, डिस्टेंस क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रहा है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। मतलब एक टोटल पाथ जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ था, उससे बोला कि तू यहाँ चले जा, तो जो उसने इधर से इधर जो भी पाथ ट्रेवल किया उसी को हमने डिस्टेंस बोला। डिस्टेंस रिफर द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो डिस्टेंस होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी डिस्टेंस, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरा आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि जो डिस्टेंस होता है वो नॉट पॉजिटिव, वो नॉट नेगेटिव, न ही नेगेटिव होगा कभी और न ही जीरो होगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और न ही कभी जीरो होगी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, एज वेल एज जीरो भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड फॉर्मूला तो है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की कितने टाइम में, उसी को उसकी स्पीड बोला जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड
स्पीड। ठीक है, स्पीड का जो फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब नेक्स्ट आती है इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की? डिस्टेंस की कितनी होती है? मीटर। पर टाइम की कितनी होती है? सेकंड। तो स्पीड की एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। दूसरे लिख लो इसकी डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो जाएगी स्पीड की? डिस्टेंस के सभी चीजें जो है फॉर्मूले से निकलती हैं। एसआई यूनिट भी फॉर्मूले से निकलती है, उसकी डायमेंशन भी फॉर्मूले से निकलती है। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन होती है एल अपॉन टाइम की डायमेंशन होती है टी। ये टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी स्पीड की? एल टी माइनस वन। दूसरी हमें पता है कि स्पीड है कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड, क्योंकि स्पीड के पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये थी हमारी स्पीड। अब टाइप्स ऑफ स्पीड, कितनी तरीके की स्पीड होती है? स्पीड होती है हमारी टू टाइप्स की। पहली स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक हो जाएगी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, एक हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? ऐसी स्पीड जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। द स्पीड रिफर टू एज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ एन ऑब्जेक्ट कवर, ऑब्जेक्ट क्या कवर कर रहा है? ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जिस स्पीड से वो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, रेस्ट में है तो टाइम उसका 0 होगा। उसने यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की, लेट सपोज। तो जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचा तो उसको टाइम लगा 1 सेकेंड का। फिर उसने यहाँ से यहाँ तक उस डिस्टेंस कवर की, उसको टाइम लगा कितने सेकंड का? 2 सेकंड का। फिर उसने यहाँ से यहाँ फिर 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो हर सेकंड में 2-2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर हो जाएगी 3 सेकंड। फिर वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, अगेन 2 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की 4 सेकंड में। तो देखिए ऑब्जेक्ट हर सेकंड कितने सेकंड लग रहे हैं? 0 से 1 सेकंड। 0 से 1 सेकंड में मतलब इसके बीच में कितने सेकंड का गैप है? 1 सेकंड का गैप है। तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 मीटर की। फिर देखिए 1 सेकंड से 2 सेकंड में पहुंच गया। फिर 1 और 2 के बीच में टाइम कितना लगा उसे? 1 सेकंड का, 1 सेकंड का टाइम लगा। और उसने कितने मीटर डिस्टेंस कवर की? फिर 2 मीटर डिस्टेंस कवर की। फिर 2 से जब वो 3 सेकंड में पहुंचा, जब वो इधर से यहाँ पहुंचा तो उसको लगे 2 से 3 सेकंड, तो 2 और 3, फिर इन दोनों के बीच में कितने का टाइम इंटरवल है? 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है। फिर वो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसे वो 3 से 4 में पहुंचा, इन दोनों के बीच में कितने का टाइम इंटरवल का गैप है? 1 सेकंड के टाइम इंटरवल का गैप है। फिर उसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की। देखो हर 1 सेकंड के गैप में वो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जिस स्पीड से वो ऐसा कर रहा है उस स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, अब आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी? एक ऐसी स्पीड जब ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड उस स्पीड को बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा या अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यहाँ है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो उसको टाइम लगा 0 सेकेंड का। फिर ऑब्जेक्ट पहुँचा यहाँ, उसको टाइम लगा 1 सेकेंड का। फिर ऑब्जेक्ट पहुँचा यहाँ, उसको टाइम लगा 2 सेकेंड का। फिर ऑब्जेक्ट पहुँचा यहाँ, उसको टाइम लगा
3 सेकेंड का, ठीक है। टाइम तो इक्वल है इन दोनों के बीच में, कितने का गैप है इन सभी के बीच में, 1 सेकेंड का गैप है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया तो उसने यहाँ पर 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से जब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में पहुंचा तो उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की। जब ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में पहुंचा तो उसने 9 मीटर की डिस्टेंस कवर की। देखो इक्वल टाइम इंटरवल तो है बट डिस्टेंस कैसी है, अनइक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक ऐसी स्पीड जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस तो कवर करेगा भैया बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या इक्वल टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तीसरी स्पीड आती है हमारी एवरेज स्पीड। पहले हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब तीसरी टाइप की स्पीड आती है हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, बेसिकली 4 टाइप्स की स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड होगी और नेक्स्ट होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हमने पढ़ दिया, अब हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है द रेशियो ऑफ टोटल ट्रेवल्ड The ratio of total traveled distance to the total time taken is called average speed. Total time taken is called average speed. स्पीड का फॉर्मूला क्या, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट कितनी कवर कर रहा है अपॉन टोटल टाइम इंटरवल में, और उसको उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टोटल टाइम लग रहा है, उसी का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा एवरेज स्पीड। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड में इसका रिप्रेजेंटेशन भी बता देती हूँ। एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है v, उसके बेस में छोटा a v लिख के, इस तरीके से एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, टोटल डिस्टेंस s अपॉन टोटल टाइम t। यहाँ हम इसको डेल s अपॉन डेल t से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेल मतलब होता है चेंज, ये है हमारा डेल ऑपरेटर, इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। चेंज मतलब S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है। ये याद रखिए, टोटल एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट काइंड की स्पीड होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब बताइए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। ये भी रेशियो है किस चीज का, इट इज द रेशियो ऑफ ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल और इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। मतलब इंस्टेंट, नाम से ये देखो इंस्टेंट मतलब कुछ समय के लिए, या अचानक से हम बोल सकते हैं इंस्टेंट, कुछ समय के लिए। इंस्टेंट मतलब हुआ कुछ समय के लिए, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है हमारी ट्रेवल्ड डिस्टेंस, मतलब एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है अपॉन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। वो लिख लीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, किसका रेशियो है, मतलब उसने ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की एक स्मॉल टाइम पीरियड में अपॉन वो जो स्मॉल टाइम पीरियड था वो कितना था, उसका जो रेशियो आता है वो आता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। नोट करके डालना इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, नोट करके डालिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड
is simply called instantaneous speed is simply called speed and instantaneous velocity, and instantaneous velocity simply called velocity. ठीक है, या तो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलिए या आप स्पीड बोलिए, दोनों एक ही है. इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम स्पीड भी बोल सकते हैं एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है कि अरे स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड अब कुछ अलग तो नहीं हो गया. कुछ नहीं अलग नहीं है, सिंपली इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं. और अब आगे आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे. वेलोसिटी की तरह ही क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी अपने दिमाग में रखना. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है. इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होगी, सेम होगी. किसके केस में, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में. यूनिफॉर्म स्पीड बोलो, यूनिफॉर्म मोशन बोलो, एक ही बात है. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होंगी, सेम होगी. और वैसे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या होंगी, सेम होंगी. ठीक है, और एक और चीज़, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी स्पीड और उसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड एज वेल एज जो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है. जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो जो उसकी स्पीड होती है एंड जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी वेलोसिटी उसकी आई वो क्या हो जाएंगी, सेम होंगी जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है हमारी वेलोसिटी. नेक्स्ट चीज है वेलोसिटी. अब वेलोसिटी क्या होती है, हम लिखते हैं ना वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल्स टू हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ, या डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम. कितना डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया पर यूनिट टाइम में, उसी को उसकी वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग मोशन, मोशन के समय. ठीक है, मोशन के समय ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन निकलते हैं ना डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग मोशन, मोशन के समय, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं. वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं, वेलोसिटी को v से दिखाते हैं. वेलोसिटी हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसके ऊपर वेक्टर डायरेक्शन के साइन लगाएंगे. इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट को s से दिखाते हैं, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको भी s के ऊपर एक एरो दिखाएंगे. ये एरो जो है डायरेक्शन को शो करता है. अपॉन t नीचे क्या है, टाइम. ठीक है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी होती है. अब ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी वेलोसिटी की, ऐसा यूनिट होती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर, अपॉन टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड. ठीक है, अब निकल जाएगी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हो जाएगी l, अपॉन टाइम की डायमेंशन हो जाएगी t. ये t ऊपर जाएगा तो LT-1 किसकी डायमेंशन हो जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी. ठीक है, ये थी हमारी वेलोसिटी. अब हमारे आती हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. पहली तो हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर, अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से वो ऐसा कर रहा है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, या तो हम बोल सकते हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अनइक्वल टाइम में, या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वही स्पीड की ही जैसा है। ठीक है, यह आ गई हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? वही जैसे टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का रेशियो होता था, यहाँ पर भी वही होगी। एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसी को हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी रेशियो हो जाएगा किसका? ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम। ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, किसमें? इन स्मॉल टाइम में अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, यह आ जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई बात समझ में? ये थे हमारे कुछ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है? एसेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इन यूनिट टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, एसेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम में किस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। हम लिखते हैं ना एसेलरेशन इक्वल्स टू लिखते हैं v2 माइनस v1 अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं। तो ये हम लिख रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज कॉल्ड एज रेट। इसी को हम बोलते हैं रेट, मतलब किस रेट से जो है चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो वो रेट ऑफ चेंज हम निकालते हैं फाइनल में से इनिशियल माइनस करके। ठीक है, तो एसेलरेशन भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास भी इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, जो एसआई यूनिट हो जाएगी एसेलरेशन की, वो कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी की कितनी होती है? मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी की, अपॉन टाइम की कितनी हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। अब देखिए तो नहीं, वेलोसिटी की ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, मतलब दो वेलोसिटी है ना, एक फाइनल वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बेसिकली ऐसा यूनिट क्या होती है एसेलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एसेलरेशन की ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट आता है हमारा डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ऑफ एसेलरेशन क्या हो जाएगी? वेल LT माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एसेलरेशन, LT माइनस 2। ठीक, एसेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है इन पर यूनिट टाइम, उसको एसेलरेशन बोलते हैं। एसेलरेशन A इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन टी से इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं, मतलब ये इसका फॉर्मूला है एसेलरेशन का। एसेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एसेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एसेलरेशन की जो डायमेंशन होता है वो होता है LT माइनस 2। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसेलरेशन, कितने तरीके के एसेलरेशन होते हैं। वही पहला हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एसेलरेशन के बारे में। यूनिफॉर्म एसेलरेशन क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एसेलरेशन इफ यूनिफॉर्म एसेलरेशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आर इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर उसकी चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एसेलरेशन। ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एसेलरेशन ऑफ चेंज, अगर उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है ना, ये
वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म चेंज हो, मतलब एक ही जैसा चेंज आ रहा हो, अलग अलग चेंज ना आ रहा हो, तो उस तरीके के एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा हो, आर इक्वल, जो रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी में वो इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम के, उसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, एक हम इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, जैसे एक बॉडी है, वो इस ए से इस बी में मूव कर रही है। इधर से जब वो जब वो ए पॉइंट पे थी तो उसका टाइम था हमारा 0 सेकेंड। ठीक है, और जब वो ए पॉइंट पे थी उसका एक्सेलरेशन भी हमारा कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब वो इस पॉइंट पे पहुंची तो उसका टाइम हुआ 1 सेकेंड, और जो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन आया वो आया उसका 1 मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर वो यहाँ पहुंची, टाइम उसका 2 सेकेंड हुआ, फिर उसका जो एक्सेलरेशन आया वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, फिर वो यहाँ पहुंची, टाइम उसका 3 सेकेंड हुआ, उसका एक्सेलरेशन आया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ पहुंचे, 0 से 1 में पहुंचने में जो टोटल मतलब इसके बीच का जो टाइम इंटरवल था वो 1 सेकेंड का था, तो उस समय उसका जो एक्सेलरेशन था वो कितना था, 2 आ रहा है ना, 0 से 2 में पहुंच गया एक्सेलरेशन, तो 2 आया एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना आया, 2 आया इसके बीच का। ठीक है, फिर वो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में जब बॉडी पहुंची तो उसका जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया, 4 से 2 पहुंची है, फिर 2 का एक्सेलरेशन बढ़ गया, 2 से 4 बनना है, फिर +2 का एक्सेलरेशन हुआ, फिर वो 2 से 3 में पहुंची, फिर 1 सेकेंड का टाइम उसने लिया, फिर 4 से 6 में पहुंची, फिर 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन उसका हुआ, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। देखो, इक्वल टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का, और इक्वली क्या हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड का हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म, इस तरीके के एक्सेलरेशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। मतलब एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर अनइक्वल, अगर हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आ रही है, अनइक्वल आ रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अनइक्वल आ रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो या इक्वल वेलोसिटी आ रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस तरीके के एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम को ही हम क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा del v अपॉन del t। ठीक, मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, इस तरीके से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। डेल मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये भी क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा किसका, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम अपॉन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। क्या हो जाएगा, रेशियो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन
स्मॉल टाइम अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अब डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ कैसे बनते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है अलग अलग टाइप्स के कैसे बनते हैं। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अलग अलग टाइप्स। देखिए, पहला टाइप क्या होता है, पहला टाइप है व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी हमारी रेस्ट में होगी, जब व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। देखिए, ये डिस्टेंस ये बना टाइम के लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना किस तरीके से बनता है जब बॉडी रेस्ट में होती है। ये जो वाई एक्सिस हो जाएगी ये पूरी हमारी डिस्टेंस के लिए है, ये जो एक्स एक्सिस वाला है ये हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, ये हमारा एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया। तो जब बॉडी रेस्ट पे होती है, तो बॉडी रेस्ट में है तो ना वो कोई डिस्टेंस कवर करेगी किसी इंटरवल ऑफ टाइम में, तो कैसी रहेगी, जैसे मान लो बॉडी यहाँ पर है वो स्ट्रेट रहेगी, जो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जो बॉडी का जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब बॉडी रेस्ट में है वो इस तरीके से बनता है। ये जो होता है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, ठीक, पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस, दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जब बॉडी हमारी रेस्ट पे होती है। देखिए, यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पर मान लो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो 5 किलोमीटर ही है, पूरे में 5 किलोमीटर ही है, कोई ना डिस्टेंस ट्रेवल हुई और टाइम इंटरवल भी क्या रहे, कांस्टेंट रहा। ठीक, तो जब बॉडी रेस्ट में होती है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके का बनता है, ठीक है, जो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। दूसरा आता है हमारा जब बॉडी किस में होती है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, व्हेन बॉडी इज एट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो हमारा ग्राफ किस तरीके का बनता है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस हमारी टाइम को, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है हमारे डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, जब बॉडी हमारी किस में होगी, क्या बोला, यूनिफॉर्म मोशन में होगी, ठीक है। देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है या यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, बॉडी क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस तरीके का ग्राफ बनता है, इसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, इक्वली, यहाँ पर उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम भी क्या लगेगा, इक्वल टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ हमें बताता है जब बॉडी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड में होती है, ठीक है। और यहाँ पर 0 टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, 0 होगी, ओरिजिन पे टाइम इंटरवल 0 होता है और डिस्टेंस भी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का डायग्राम बनाना है जब बॉडी किस में है, इंक्रीजिंग स्पीड, तीसरा पॉइंट आता है व्हेन बॉडी इज इन इंक्रीजिंग स्पीड, जब उसकी स्पीड क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, स्पीड बढ़ रही हो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बनाना है, ये डिस्टेंस हो गया, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा टाइम को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है जब बॉडी क्या होगी, इंक्रीजिंग स्पीड, बॉडी की जो स्पीड होगी वो इंक्रीजिंग होगी, कंटिन्यूसली बढ़ते रहेगी बॉडी की स्पीड, बट जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके का बनता है, कर्व होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिव्स कर्व स्लोप, कर्व देगा विथ इंक्रीजिंग स्लोप, इसका स्लोप क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे बढ़ रहा है, स्लोप ऐसे ऊपर को चढ़ता हुआ दिख रहा है ना, मतलब बढ़ता हुआ स्लोप है। क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से भी पेपर में, किस तरीके का कैसा ग्राफ शो होता है। अब एक चौथा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, डिक्रीजिंग स्पीड, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डिक्रीजिंग स्पीड, ये तो इंक्रीजिंग स्पीड के लिए था, अब डिक्रीजिंग स्पीड के लिए है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी भी हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। अब डिक्रीजिंग स्पीड के लिए क्या हो जाएगा,
नीचे की साइड को आ जाएगा ना ये। ग्राफ किस साइड को बनेगा? अब नीचे की साइड को ऐसे झुका हुआ बनेगा, ऐसा। ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप हो रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए? फॉर डिक्रीजिंग स्पीड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो स्लोप हमें कैसा देता है? डिक्रीजिंग स्लोप देता है। इस तरीके का हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है। तो ये 4 तरीके के ग्राफ पढ़े हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, सिर्फ थे अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। जब बॉडी रेस्ट में होती है इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है जो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो हमारा कांस्टेंट स्लोप होगा। और जब बॉडी क्या होती है? इंक्रीजिंग स्पीड में होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तो ऐसा कर्व मिलता है। और यहाँ पर जो स्लोप होगा वो इंक्रीजिंग स्लोप होगा। ठीक है। जब बॉडी क्या होती है? डिक्रीजिंग स्पीड में होती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो ऐसा डिक्रीजिंग स्लोप मिलता है। ठीक है। तो अगर आज हमने इस लेक्चर वीडियो में, ये हमारा पार्ट 1 का लेक्चर वीडियो है। अब इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में प्रोसीड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।